एवरीवन, वेलकम टू एनएफए नेट क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि कहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कन्फिगरेशन में चेंज आएगा और कहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग उनका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालेंगे। तो यहाँ एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली में कहाँ पे चेंज कन्फिगरेशन में आने से और नहीं आने से किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे और किस तरह से उनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, ये जो मैं D0 D1 करके साइड पे लिख रही हूँ, ये सारे वो कॉन्फ़िगरेशन है जो हमारे इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद बनेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा अगर Fe+2 दिया हुआ है तो Fe में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है हमें पता है, 3d6 4s2। ठीक है, मतलब क्या हुआ, +2 में ये दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये आ गया 3d6। तो क्योंकि यहाँ पर d6 है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, d6 वाला जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा उस हिसाब से उनकी फीलिंग देखेंगे। अगर यहाँ पे दिया हुआ है कोबाल्ट+2 दिया हुआ है, अगर कोबाल्ट+2 हमारे कॉम्प्लेक्स में है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कोबाल्ट में +2 मतलब कोबाल्ट कितना हो जाएगा हमारा D7। तो जो D7 का कॉन्फ़िगरेशन है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या होगा, वहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन फील्ड नहीं होगा क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। D1 में कैसे फीलिंग होगी, सबसे पहले यहाँ एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा। D2 में 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। ठीक है, D3 में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। D4 में 1 2 3 4। यहाँ पे हम लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं, सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए D4, फिर क्या आएगा D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1 2 3 4 5 सारे के सारे हाफ फिल्ड हो गए। इसके बाद क्या आएगा D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। पहले तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब छठवां वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हमारा फिल होगा। D7 मतलब टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर ये दो पेयरिंग होगा। D8 में सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हमारे पेयरिंग वाले, ऐसे ही सारे होंगे। अब तो समझ में आ गया होगा D9 और D10 भी किस तरह से फिल होगा। नॉर्मली जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है उसी तरह से ही इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, मतलब नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है यहाँ पे। अगर बाय चांस आपका कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है FeCO4 जिसमें कोई चार्ज नहीं है, मतलब आयरन कितना है Fe 0 चार्ज का है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d6 4s2। तो इस केस में क्या करेंगे, हम लोग जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हैं पहले n-1 में 1 2 3 4 5 6 फिल कर लेंगे। उसके बाद बाहर वाले 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। इस तरह से हमारी जो भी फिलिंग है वो इलेक्ट्रॉन्स की होगी। अब क्या है यहाँ पे, ये तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि एकदम बेसिक सा कंसेप्ट है, ये तो बच्चों को भी आता है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल करना देख लिया। ये तो हम लोग को पहले से आता था कि d ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल करता है, पहले सिंगली फिल होता है फिर इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग होता है। अब हम लोग क्या देख लेंगे, इनका हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, जो भी ऑर्बिटल्स हमारे खाली है वहां पर लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। तो यहाँ पर क्या हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा D4, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स D के खाली हैं, एक S और एक और P का, क्योंकि टोटल कितने चाहिए, ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 लिगेंड 6 ऑर्बिटल्स हम लोगों को खाली चाहिए। तो 4 D के, एक S के, एक P के, हो गए 4 ऑर्बिटल्स खाली। वैसे ही इनके कितने ऑर्बिटल्स खाली होंगे, ये तो 5, अच्छा यहाँ पर ये D ऑर्बिटल का कितना 5 तो खाली हो गया और इसका 1, तो ये टोटल 6 मतलब D5 और S इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। जब भी हमारा D0 या D1 होगा कॉन्फ़िगरेशन, तब हम लोग को ध्यान रखना है कि यदि मेटल के साथ कोई भी लिगेंड है जो ऑर्गेनिक है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक लिगेंड फॉर एग्जांपल CH3 C2H5 एटसेट्रा जब वहां पर अटैच है तो फिर क्या होगा, यहाँ हमारा ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक
ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री होगी। यदि यहाँ पर सेम में क्या हो रहा है, कोई अदर लिगेंड है H2O NH3 ये सारे इनऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं, तो अगर मेटल के साथ इनऑर्गेनिक लिगेंड्स सारे हैं तो उनमें क्या होगा, हमारा हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, सारे के सारे में ऑक्टाहेड्रल है, बस हाइब्रिडाइजेशन हमारा चेंज है, तो बस वही देखेंगे। एक ही केस याद रखना है कि जब D0 D1 में ऑर्गेनिक लिगेंड रहता है तब ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये तो एक ऑर्बिटल खाली है बट उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ये क्यों नहीं करेंगे ये हम लोग बाद में आगे देखेंगे। तो ये हो जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा D2sp3। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो एक खाली है उसको नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही जब हम लोग आगे देखेंगे और तो जितने ऑर्बिटल्स जो खाली है वहां पर लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे। कौन से खाली है, s3p2d, ये हो जाएगा sp3d2, मतलब यहाँ पर आगे जितने भी हैं सारे कौन से हैं, sp3d2। अब हम लोग को अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन फील्ड है उससे मतलब नहीं, कन्फिग्रेशन में जो भी हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें आउटर ऑर्बिटल में जितने भी खाली हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से खाली है, s 3p और 2d के ऑर्बिटल्स देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन, सारे के सारे क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देख लिए, बस D0 D1 हमारा एक्सेप्शन केस था, वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो हम लोगों को कैसे फिल करना है, नॉर्मली फिल करना है, बस देखना है कि कौन कौन सा ऑर्बिटल्स खाली है। ये सारे हमारा नो चेंज इन कन्फिगरेशन है। अब देखें यहाँ पर क्या है, ये सारे के सारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है। क्यों, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पेयरिंग कम है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं ये सारे। अब हम लोग जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो देख लेते हैं। इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। दो ऑर्बिटल्स हैं जो यूज किए जा सकते हैं, एक तो n-d ऑर्बिटल यूज किया जा सकता है और एक n-d ऑर्बिटल यूज किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन में। अब यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो ये देखिए अंदर वाले ऑर्बिटल्स यूज होंगे, D3 तक कौन से यूज हो रहे हैं, ये अंदर वाले ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि इनमें n-1 के ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, जिनमें n-1d ऑर्बिटल्स यूज होके हाइब्रिडाइजेशन होता है। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कौन से होंगे, D4 से लेकर सारे के सारे होंगे, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, बाहर के जो भी हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारा यूज हो रहा है। sp तो कॉमन है, इसके साथ जो d यूज हो रहा है वो क्या है, n-d ऑर्बिटल्स वाले d हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कब होंगे, जब हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स वाला केसेस आएंगे ना, जहाँ पर क्या होता था, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता था, वहां पर क्या होगा, पेयरिंग किया जाएगा, तो जबरदस्ती वहां पे पेयरिंग कराया जाएगा, जिससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे तो स्पिन कम हो जाएगा, स्पिन कम हो गया मतलब हो गए हमारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। और अभी जो हम लोग देख रहे थे 3D लिगेंड प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +3 या उससे कम, प्लस वीक फील्ड लिगेंड जब रहता है तो क्या होते हैं, हमारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, क्योंकि इनमें पेयरिंग नहीं होती है। तो ये हमारा क्लियर हो गया लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस वाला। इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जब हमारा चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा। ठीक है, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कब कब होगा, एक बार रिवाइज कर ले, जब 4d5d के मेटल्स होंगे या फिर 3d के हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 से ज्यादा हो गया, या फिर 3d ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और उसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हमारे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कौन से, वीक फील्ड लिगेंड्स कौन से, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले क्लास में कवर कर लिया है। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले D0 D1 कन्फिगरेशन में क्या होगा, D1 में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब जो पिछला वाला इलेक्ट्रॉन का फिलिंग था पहले वो देख लेते हैं, फिर क्या होता है उसके आगे देखेंगे। D2 में कैसे होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल, D3 में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल। अब D4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होने चाहिए, 1 2 3 4, वैसे D5 में 1 2 3 4 5, D6 में 1 2 3 4 5
D7 में 1 2 3 4 5 6 7, D8 में 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे ही D9 और D10 में देख लेते हैं। हमारा D9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, D10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिल्ड रहेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जब भी हमारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आते हैं ना, तो ये पेयरिंग को करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे और पेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जंप करके अंदर चले जाते हैं, ये यहाँ पे जंप करके कहाँ चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, ताकि यहाँ पर पेयरिंग हो जाए। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे देखिए, जो भी हमारा ऊपर फील होने वाला एनर्जी रहता है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होता है। ये चीज हम लोग बाद में देखेंगे, अभी देख लेते हैं। इस तरह से ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स है जंप करके अंदर चले गए और पेयरिंग हो रहा है। D8 D9 D10 तो सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो कोई अंदर जगह खाली ही नहीं है जहाँ पे पेयरिंग हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर रहती है जिनसे वो पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। किस तरह से पेयरिंग करेंगे, जब हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमें याद करना है, कहाँ पे चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, ये चीज हम लोगों को याद रखना है। यहाँ पर जो D0 D1 है, यहाँ पर फिर से कैसा हो जाएगा, सेम D5S हाइब्रिडाइजेशन या फिर D4SP हाइब्रिडाइजेशन। इसके साथ एक और हाइब्रिडाइजेशन होता है, आप लोग लिख सकते हैं D5P। ठीक है, एक और D5P हाइब्रिडाइजेशन रहता है। ये हो गया किसका, D0 और D1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का। D2 से क्या, D2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा D2sp3 का हमारा हाइब्रिडाइजेशन। ये देखिए कौन से ऑर्बिटल्स खाली है, मैं देख रही हूँ अंदर वाले ऑर्बिटल्स खाली हैं, तो ये D2sp3 कहाँ, D6 तक हमारा D2sp3 का कन्फिगरेशन यूज होगा, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन यूज होगा। अब D7 में क्या होता है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ पर जंप कराने के लिए मतलब जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो यहाँ पर अवेलेबल रहती है। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, D7 यहाँ से यहाँ जंप हो जाता है, तो ये खाली हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था ये खाली हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली हो गया है। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, यहाँ पर भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। D2sp3 दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, D2sp3 या sp3 D2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के। D2sp3 कब होता है, जब इनर ऑर्बिटल बनता है, जब अंदर के दोनों, अभी यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रॉन को बाहर एक्साइट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो यहाँ पर ये चुपचाप से क्या बना लेते हैं, sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन बना लेते हैं। यहाँ पर भी sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, यहाँ पर भी sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन हमारा रहेगा। जहाँ पर भी मैंने आपको बताया sp3 D2 मतलब ये सारे के सारे क्या रहेंगे, हमारे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस रहेंगे, और जो बाकी सब है वो क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये सब क्या है, बाकी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। अब ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से हैं जिनमें n-1p यूज हो रहा है। ये देखिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं सारे, और जिनमें बाहर वाला यूज हो रहा है वो क्या है, हमारे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं। अगर हम समराइज करना चाहें तो हम समराइज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो हमारा D0 और D1 है ये जनरली क्या बनाते हैं, D4sp D5s या D5p, ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन रहता है। इनमें दो तरह के ज्योमेट्री रहती है, ऑक्टाहेड्रल और ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक। ट्रायगोनल
तभी रहता है जब यहाँ पर मेटल के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनिक लिगेंड। अगर कोई अदर केस है तो वो कैसा जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में ही जाएगा। ठीक है, अब D2, D3, D4, D2, D3, D4 जब हम देखेंगे तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये हमें हाइब्रिडाइजेशन जो कन्फिग्रेशन रहता है वो D2sp3, सॉरी D2D3 ना, D4 नहीं, तो ये क्या रहता है D2sp3, मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस ही रहते हैं D2sp3। ऑक्टाहेड्रल तो सारे ही हैं। अब D4, D5, D6, D7 में हमारा क्या है, दो केसेस हैं। एक जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बन रहा है, या फिर हम लोग बोलेंगे जब यहाँ पर चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, और दूसरा केस जब यहाँ पर नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। जब चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, अभी हम लोग देखें केसेस, इनमें क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, और जब कोई चेंज नहीं था तब क्या थे हमारे, देखो D4 से स्टार्ट हो गया है, क्या है sp3 D2, मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। तो जब कोई चेंज नहीं था तब sp3 D2 बनना पड़ रहा था, और जब चेंज हो गया तो D2sp3 मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, sp3 D2 मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट क्या है हमारा, D8, D9 और D10, चाहे वो इनर ऑर्बिटल चेंज होगा कॉन्फ़िगरेशन में चाहे ना हो, इतनी स्पेस तो है ही नहीं कि इनर ऑर्बिटल बन जाए, तो ये सारे के सारे सिर्फ sp3 D2 कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, जिनको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। तो ये हमारा समरी किसका हो गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की समरी हो गई। ठीक है, तो सिर्फ D4 से D7 तक मोस्टली हम लोगों को देखना पड़ता है कि D2sp3 होगा या फिर sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में क्या होता है, या तो टेट्राहेड्रल या तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हमारी रहती है। जब टेट्राहेड्रल रहता है तब दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन हो जाते हैं, sp3 या फिर D3s। इवन जब पूरा का पूरा D खाली रहता है तो भी क्या रहता है, D3s हमारा हाइब्रिडाइजेशन बनता है। नेक्स्ट क्या है, ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं ये स्टेरिकली स्टेबलाइज रहते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें जो एंगल रहता है 109 डिग्री 28 मिनट्स का अप्रोक्स रहता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। अब जो हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनमें क्या होता है, ये तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं, मतलब इनमें जो एंगल है वो कितना है, मेटल जैसे बीच में है तो ये एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री का रहता है। 90 डिग्री मतलब 109 डिग्री से तो काफ़ी कम हो गया। कम हो गया मतलब क्या हो गया, इनमें स्टेरिकली ये डिस्टेबलाइज होने लगे, क्योंकि ये पास पास आने लगे तो रिपल्जन होने लगा। बट क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबलाइज है, इसलिए सिर्फ कुछ कंडीशन में हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। कौन से, sp2d या dsp2 के फॉर्म में ये बनते हैं। sp2d बहुत रेयर केसेस है, वहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा कहाँ का sp2d है, क्योंकि वहाँ पे तीनों p ऑर्बिटल्स खाली रहते हैं। बट कुछ कंडीशंस रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये कॉम्प्लेक्स है मेटल का, ठीक है। अब हो सकता है कि Z में कोई लिगेंड रहा हो जो कि अब डिस्टेबलाइज होने के कारण निकल गया हो, तो क्या बन गया, ये हमारा स्क्वायर प्लेनर में कन्वर्ट हो गया ऑक्टाहेड्रल से। हम लोग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में आगे देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो Z एक्सिस है ऊपर और नीचे, यहाँ से लिगेंड्स के कारण कोई भी रिपल्शन नहीं रहता। तो जब ऊपर और नीचे से हो सकता है कि लिगेंड्स का आ रहे हो और इनके कारण क्या हो, बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो रहा हो, इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबलाइज्ड है। कैसे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबलाइज, क्योंकि ऊपर नीचे Z एक्सिस से कोई भी रिपल्शन इनको फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि Z एक्सिस में कोई ऑर्बिटल ही नहीं है। तो ये हमारा Z एक्सक्लूजन हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं S px py और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, Z वाला कोई भी ऑर्बिटल यहाँ पर यूज में नहीं आता। अब क्या है इसको याद करने का की पॉइंट हमारा कि D0 से D7 और D10 इनमें हमेशा क्या बनता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ही बनते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले।
और D8 D9 प्लस एक्सेप्शन केस है जहाँ पे हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं DsP2 वाले। वो भी कौन से केसेस में? स्पेसिफिक केसेस में, जब हमारा 3D का मेटल है प्लस वहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है तब टेट्राहेड्रल बनेगा। उसके अलावा बाकी केसेस में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो बस ये याद रखिएगा 3D मेटल और वीक फील्ड लिगेंड है तो टेट्राहेड्रल, वरना बाकी केसेस में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। हमारा एक्सेप्शन है COCN6 COCN4 -2 जो कि D7 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है। ये एक्सेप्शन कैसे है ये हम लोग बाद में देखेंगे, वरना D0 से D7 और D10 में जनरली कैसे बनते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। प्लस D8 D9 में क्या होगा? जो हमारे वीक फील्ड लिगेंड है 3D मेटल के सीरीज के मेटल है उनके साथ टेट्राहेड्रल, बाकी सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल। ये हमारा स्क्वायर प्लेनर, ये हमारा याद करने का तरीका है। तो हम जनरली क्या करते हैं टेट्राहेड्रल में जब भी स्टडी करते हैं तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए स्टडी करते हैं। जब हम लोग स्क्वायर प्लेनर बना रहे तब के लिए नहीं, नॉर्मली हम लोग यूजुअली स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब D0 D1 और D2 कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या होगा हमारा D3S करके टेट्राहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा? D3S। यहाँ पर भी देखो D3S, ये हो जाएगा D3S हमारा D0 D1 D2 के लिए। जब D3 आया तो 1 2 3 D4 आया 1 2 3 4 D5 आया 1 2 3 4 5 D6 आया 1 2 3 4 5 6 D7 आया 1 2 3 4 5 6 7 हो गया D3 D4 D5 D6 D7। अब यहाँ से सिर्फ क्या होंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारे रहेंगे। क्या रहेंगे? सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब D8 और D9 की बारी आएगी और जब वहाँ पे स्क्वायर प्लेनर बनना होगा तो वहाँ पे स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। वैसे ही होगा, कैसे होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अंदर जंप करेंगे, एक d ऑर्बिटल खाली रह जाएगा, या फिर यहाँ जब D9 रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर जंप करेगा और कौन सा खाली रह जाएगा? DsP2 हमारा खाली रह जाएगा। तो D8 और D9 हमारे एक्सेप्शन केस है जहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है। D10 में भी क्या हो जाएगा? sp3 मतलब टेट्राहेड्रल बनेगा। और जब D8 D9 में जब 3D का मेटल है प्लस वीक फील्ड लिगेंड है तो कैसा बनेगा? sp3 और टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन ही रहेगा। ये हमारा किसका कंप्लीट हो गया? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम लोग का यहाँ तक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी। उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।